देखिए, आज हम लोग जिस यूनिट की बात करेंगे, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी विज्ञान या इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इस यूनिट में हम लोगों को ट्रिक्स ज्यादा सीखनी है। ट्रिक्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा कि हम किसी भी सवाल को कितनी जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, और इतना मानकर चलना, आपके सिलेबस में जितना पार्ट दिया हुआ है उससे कई गुना ज्यादा मैं आप लोगों को इसके अंदर दूंगा। आप लोगों के ये 12th लेवल के ऊपर ही दिया हुआ है जेनेटिक्स, लेकिन मैं आपको इसके अंदर अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी कंपटीशन अगर आज आप देते हैं तो वहां पर इस ब्रांच से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग कहीं पर जैसे कई पीएचडी एंट्रेंस का भी देने का मौका मिले, कहीं कुछ और मौका मिले, तो वहां पर भी क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखिए, या इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स। आप 2 पन्ने छोड़ दो खाली, ठीक है ना। मैं आज केवल इसी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 घंटे लूंगा, है ना। 2 पन्ने छोड़ दो, ये कल रनिंग में चलता रहेगा। दो पन्ने छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अपन आज संडे के दिन अपन अलग अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो संडे के दिन यूनिट स्टार्ट करेंगे वो संडे के दिन ही ले लेंगे उनको। ये टोटली डिफरेंट रहेगा पार्ट उससे, ठीक है ना। इसलिए मैं क्लियर। तो इनहेरिटेंस, आप लोग एक चीज मैं बता दूं कि कंफ्यूज मत हो, ये संडे के दिन कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे भी क्लास हो। तो आप ये मानकर चलिए उस दिन केवल रेगुलर क्लास में जो टॉपिक चलता है उसके अलावा यूनिट चलेगी, ठीक है ना। वो यार आपका सिलेबस कंटिन्यू करवाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने एक टारगेट दिया है 6 महीने का, उस 6 महीने के अंदर शाम को आप जीके तो पढ़ते हो 4 घंटे, बायोलॉजी पढ़ते हो 2 घंटे, है भैया। वो इनका शेड्यूल बैठता नहीं है जीके वालों का। अब कोई कहां पढ़ता है, कोई कहां पढ़ता है, सब अलग अलग जगह से आते हैं, तो वो हर व्यक्ति अपना मैनेजमेंट करके आता है, ठीक है ना। तो भाई अपना तो जो समय है उस समय के अनुसार ही कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं। ये तो मैं मेरा खुद का टाइम काट कर संडे के दिन आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए भाई ये अपना इस तरह का सोचा है अपन ने कि भाई ऐसा ऐसा कर लें। और इस दिन का होगा 3-4 घंटे लगातार क्लास होगी, तो टॉपिक में बहुत चीजें होती हुई नजर आती हैं। आज कम से कम हम लोग भाई इसका पूरा बेसिक और पूरा फंडामेंटल जितना भी पार्ट है वो सारा पढ़ लेंगे आज। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सारा कवर कर लेंगे आज हम, ठीक है ना। मैं आज यही सोच कर आया हूं कि भाई मुझे जेनेटिक्स का बेसिक और इसकी टर्मिनोलॉजी सारी आज आपको पढ़ा देनी है, ठीक है ना। फिर एक टर्न पर मेंडल के नियम हो जाते हैं, मेंडल के नियमों का काफी पार्ट यही कवर हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों का जो 12th का सिलेबस है उसमें तो लिमिटेड चीज ही दी हुई है, उसके हिसाब से तो केवल 6 क्लास में जेनेटिक्स हो जाती है वैसे तो। लेकिन अपन जो कराएंगे उसमें कम से कम आप ये मानकर चलो कि जैसे आज 3 घंटे क्लास रहेगी, तो 3 घंटे क्लास फिर आगे भी जैसे अपने को मिलेगी, तो इससे आपको क्या होगा कि ऐसे डिसकंटिन्यूटी फील नहीं होगी आपको, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपका वो जो प्लांट हार्मोन का थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ था उसको इसीलिए स्टार्ट नहीं किया। इसलिए मैंने आज संडे के दिन नया टॉपिक ही सोचा कि भाई नई चीज को ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी, या हम लोग इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स की जब भी बात करते हैं तो जेनेटिक्स शब्द जो है वो किसने दिया जी, बैटसन ने दिया। कब दिया था, 1905 में। जेनेटिक्स शब्द तो 1905 में आया, लेकिन जेनेटिक्स के ऊपर जो सारे काम थे वो तो आपके भैया 1857 से लेकर 1863 के बीच में, 1856 से लेकर 1863 के बीच में मेंडल कर चुका था।
और 1865-66 के अंदर तो उसने अपना वर्क ही पब्लिश कर दिया था। लेकिन उस समय लोगों के सामने जेनेटिक्स के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी कि भाई जेनेटिक्स क्या है, उनको कुछ नहीं पता था जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। जेनेटिक्स के बारे में उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो किसे कहा गया? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा। किसको कहा? जॉन ग्रेगर मेंडल। तो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, वो क्या थे? आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो क्रेडिट था वो किसको दिया गया? जॉन ग्रेगर मेंडल को दिया गया। यहीं पर लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के जो जनक हैं, वो किसको कहा? फिर बैटसन को कहा। किसको कहा? बैटसन को कहा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो किसे कहा गया? मॉर्गन को। किसे कहा गया बच्चों? मॉर्गन। मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो हमने किसको कहा? मॉर्गन को। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स अब किसने दिया था? बैटसन ने दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा? बैटसन को कहा। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें, आप लोग सब जानते हैं मॉर्गन को फ्लाईमैन के नाम से जानते हैं। फ्लाईमैन का मतलब उड़ने वाला नहीं था, इसने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर आप लोगों से सेकंड ग्रेड में भी सवाल पूछा गया था, आरपीएससी में सवाल पूछा गया है, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है ना। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन थे? मॉर्गन। इसी तरह से आता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो किसको कहा गया? ए गेरार्ड। किसको कहा गया बच्चों? ए गेरार्ड। ए गेरार्ड जो थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक जीन में म्यूटेशन हो गया, एक जीन के कारण एक म्यूटेंट बना और एक म्यूटेंट के कारण एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एल कैप्टोन्यूरिया, आप लोगों ने सबने नाम सुना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया सबने सुना आप लोगों ने। एल कैप्टोन्यूरिया ले लो, सिकल सेल एनीमिया ले लो, हंटिंगटन डिजीज ले लो, ठीक है ना। ये सारी की सारी आप लोगों के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। और यहां पर आप लोग ए गेरार्ड ने जो है वो एल कैप्टोन यूरिया के बारे में बताया था। तो एल कैप्टोन यूरिया ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये उपापचयी त्रुटि है, उपापचयी रोग है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उपापचयी रोग। एल कैप्टोन यूरिया, क्या बोलेंगे? एल कैप्टोन यूरिया। इसके बारे में किसने बताया था? ए गेरार्ड ने बताया। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? बैटसन ने। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा? बैटसन को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहा? मॉर्गन को। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको कहा? एल कैप्टोन्यूरिया। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जेनेटिक्स क्या होता है। यहां तक शायद सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया? क्या कर लीजिए, हो गया भाई सबका। एक दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो केवल
हमने बनाया है प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए और इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करने के लिए। वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से वहां पर आपस में तकरार करें, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस चीज का आगे से ध्यान रखें, मर्यादाओं को नहीं तोड़े, क्योंकि सब लोग आप मैच्योर हैं और मैच्योर को समझाने के लिए ठीक नहीं लगता, ठीक है ना, कि बार बार में हम लोग उन पर फालतू में डिस्कशन करें। किसी को व्यक्तिगत बात करनी हो व्यक्तिगत करो, है ना। समूह में इस तरह का विचार गोष्ठी थोड़ा कम ही करें, वहां पर केवल प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप अपनी प्रॉब्लम डाल दें, बस इतनी बात करें और दिमाग को ठंडा रखें 6-7 महीने तक, जिससे क्या है कि ब्रेन आपका अच्छा काम करे, ठीक है ना। ब्रेन में फालतू की चीजें ला के डाल दोगे तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फालतू के वाद विवादों से बचने की कोशिश करें। लड़ाई सिर्फ एटीट्यूड की और हठधर्मिता की होती है, अपनी बात मनवाने की, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। संसार में आदमी आता है चला जाता है, क्या तो लेकर जाता है, क्या साथ लेकर आता है। पैदा होता है तब भी उसको वो कपड़ा नसीब होता है जो वो अपने जीवन में कभी नहीं पहनता, जाता है तब भी उसको वही कपड़ा नसीब होता है जो उसका प्रयोग वो जीवन में कभी नहीं करता। पैदा होता है तब भी पोतड़ा होता है, उसकी कोई भैया वो नहीं होती, कोई वो ब्रांडेड होता है, और कफन का भी कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है ना। ये खाली जबरदस्ती की दिखावे की दुनिया से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं रखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स क्या है। देखिए, जेनेटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगति। एक होता है वेरिएशंस, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी, और एक आप लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशंस, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मैं कहूं कि मेरे अंदर हाफ कैरेक्टर कम फ्रॉम माय मदर एंड अनदर हाफ कम फ्रॉम माय फादर, ठीक है ना। मेरे में आधे कैरेक्टर कहां से आए, मदर से आए, आधे कहां से आए, फादर में। आप में भी क्या है, आधे कैरेक्टर कहां से है, मम्मी से मिले, आधे कैरेक्टर आपको कहां से मिले, पापा से। मतलब हाफ कैरेक्टर कम फ्रॉम मेल एंड अनदर हाफ कम फ्रॉम फीमेल। तो इसका मतलब कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। आप लोग इसके नीचे नोट कर लीजिए कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का, एक पीढ़ी से, लिख लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण, आनुवंशिक लक्षणों का संचरण, आनुवंशिक लक्षणों का संचरण हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हेरिडिटी।
हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। अब एक चीज दिमाग में रखिए, कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं, जैसे कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर के दो ट्रेट हो गए, लॉन्ग और टॉल। मैं कह सकता हूं कि वे टॉल और क्या हो गया? ड्वार्फ। ठीक ना? तो यहां पर जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइट का मतलब पादप की लंबाई। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं, प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने किसकी बात की? प्लांट हाइट की बात की, मतलब पादप लंबाई की बात की। तो ये तो क्या हो गया? कैरेक्टर। ये क्या हो गया? कैरेक्टर। और एक शब्द हम काम में क्या लेते हैं? ट्रेट। ये शब्द आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, ट्रेट। ट्रेट जो है इसके अंदर है, मतलब एक जो लक्षण है उस लक्षण में भी दो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या? एक तो आप लोग क्या बताएंगे? टॉल, और एक बच्चों आप लोग क्या बताएंगे? ड्वार्फ, लंबा, और क्या बताएंगे? बोना। तो हेरिडिटी का मतलब सबको समझ में आ गया। दूसरा आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? एक चीज क्लियर दिमाग में आ गई होगी, जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। और हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण कह दीजिए, संचरण कह दीजिए। ये संचरण जो है वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर मेरी बात? अब हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी? वेरिएशंस की बात करें। किसकी बात करेंगे? वेरिएशंस क्या है? एक बहुत सिंपल सी बात अगर मैं देखूं तो क्या आप हूबहू अपनी मम्मी पापा के जैसे दिखाई देते हो? देते हो क्या? क्या आपके भी किसी के जो बच्चे होंगे, क्या वो आप बिल्कुल आप जैसे दिखाई देते हैं? नहीं देते। हम लोग सारे के सारे एक स्पीसीज के मेंबर हैं, सेपियंस, होमोसेपियंस। हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियंस। सारे के सारे एक स्पीसीज के मेंबर हैं। क्या हम सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, अगर 100 गधों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए या 100 घोड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, हम ये कहेंगे घोड़े तो हैं, ये गधे हैं, लेकिन क्या वो सारे एक जैसे हैं? इसका मतलब क्या? आप लोग जैसे रोड के ऊपर चलते तब गाय वायों का भी झुंड देखते हैं, क्या वो सारी एक जैसी दिखाई देती हैं? मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाली भिन्नताएं, पाए जाने वाले डिफरेंसेज क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। या मैं क्या कह दूं? पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में क्या कहा? मैं बार बार में एक शब्द काम में लूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। मेरा मन हो गया तो मैंने कह दिया संतति को ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? संतति। मेरा कभी मन हो गया, मेरे मुंह से शब्द निकल सकता है प्रोजनी, इसका मतलब भी क्या है? संतति। मेरे मुंह से शब्द निकल सकता है फर्स्ट फीलियल, फीलियल का मतलब भी क्या होता है? संतति। कंफ्यूज न हो, ये सब किसको डिनोट करेंगे? ऑफ स्प्रिंग को डिनोट करेंगे। संतति को ऑफ स्प्रिंग कह दो, प्रोजनी कह दो, या क्या कह दो? फीलियल कह दो। इसका मतलब क्या होगा? संतति। इसका मतलब क्या होगा? संतति होगा। क्लियर मेरी बात? फिर आप लोग यहीं पर दिमाग में रख लेंगे क्या कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में पाए जाने वाले अंतर, माता पिता और उनकी संतति के मध्य, या मैं कह दूं कि जनक एवं संतति के मध्य पाए जाने वाले अंतर। मैंने क्या कहा? जनक एवं संतति के मध्य पाए जाने वाले अंतर क्या कहलाएंगे जी? वेरिएशन। या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर, डिफरेंशिएस फाउंड बिटवीन
ऑर्गेनिज्म इन ए सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स या इंडिविजुअल के बीच में पाए जाने वाले जो डिफरेंस हैं, उन डिफरेंस को हम बच्चों क्या बोलेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। क्लियर मेरी बात, क्या बोलेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। क्लियर, ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। कर लिया नोट डाउन सबने, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में मैंने मेरी बात कह दी थी आप लोगों को, और आपको ये भी पता लग गया कि जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी। अब हम पकड़ते हैं किसको, वेरिएशंस को। देखिए ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस दो प्रकार के होते हैं। ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस जो हैं, ये कितने प्रकार के होंगे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। वेरिएशंस, विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, एक बताएंगे सोमेटिक वेरिएशंस। कौन सी विभिन्नताएं बताई जी, कायिक विभिन्नताएं। एक बताएंगे जर्मिनल वेरिएशंस, इनको क्या बोलेंगे, जननिक विभिन्नताएं। कौन कौन सी, सोमेटिक और क्या बताएंगे, जर्मिनल। देखिए सोमेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, कायिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। देखिए ऐसी विभिन्नताएं, या मैं कह दूं कि ऐसे वेरिएशन जो केवल एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, केवल एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस फेमस एक्टर ऋतिक रोशन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसको सब जानते हो। अभी मैं गांव में कहता कि साहब हमारे गांव में एक माड़ूराम है, तो आप माड़ूराम को नहीं जानते, लेकिन आप ऋतिक रोशन को सब जानते हो। ऋतिक रोशन जो है, पेंटाडेक्टाइल के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा फिंगर और है उसके हाथ में, 6 उंगलियां हैं, इसे हेक्साडेक्टाइल। कैसा है वो, हेक्साडेक्टाइल है। लेकिन उसके फादर राकेश रोशन, उनमें भी 5 उंगलियां हैं, और फिर उसका जो बच्चा है रिहान, उसमें भी 5 ही उंगलियां हैं। अभी आपको एक कोड बनाकर भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, देखा होगा आप लोगों ने, देखा था क्या है, या आंखें नहीं खुली? क्योंकि वो डिस्कशन इतना चलता है कि वो जो काम के मैसेज होते हैं वो तो दबा गए होंगे, है ना, उसको देख लेना। तो यहां पर आप लोग बताएंगे सोमेटिक वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो केवल एक जीव से संबंधित हो। किससे संबंधित हो जी, एक जीव से संबंधित हो, और एक जीव की मृत्यु के साथ ही ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। जैसे 6 उंगलियां हैं, तो जिस दिन उसकी डेथ होगी, होनी है, फैक्ट है, जिस दिन भी होगी उस दिन वो उसी के साथ में खत्म। क्लियर? तो इसके नीचे लिख लीजिए, ऐसे वेरिएशंस जो एक जीव से संबंधित हो, ऐसे वेरिएशंस जो एक जीव से संबंधित हो, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हो। डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते। क्या कहेंगे जी, सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, जैसे आप लोग बता सकते हैं, जैसे भाई हेक्साडेक्टाइल अवस्था देखने को मिलती है, 6 उंगलियां,
ठीक है ना। अब कई लोगों के जैसे मान लीजिए कि देखा होगा कि बड़ा सा मोल होता है, बड़ा सा एक मसा होता है, तो वो जरूरी थोड़ी कि उनके बच्चों में भी हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये है हेक्साडेक्टाइल जैसे। या फिर मान लीजिए कि कोई विकलांग हो गया, तो जरूरी थोड़ी है विकलांग का बच्चा भी विकलांग हो या उसके फादर भी विकलांग हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जर्मिनल वेरिएशन। देखिए जर्मिनल वेरिएशन के नीचे लिखेंगे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन में लिखेंगे ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। जर्मिनल वेरिएशंस ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। क्लियर मेरी बात। जर्मिनल वेरिएशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, सतत विभिन्नताएं। एक होता है बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, असतत विभिन्नताएं, और एक होता है भैया आपका सतत विभिन्नताएं। देखिए कंटिन्यूअस वेरिएशन ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ये मतलब फ्रिक्वेंटली रूप से आपको नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन तो देखने को ही मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है ये कहां कहां पर कैसे होते हैं, किस तरह से इनका हम इनकी स्टडी कैसे करते हैं। अगर कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करें तो कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है, कंटिन्यूअस अगर वेरिएशन की बात करें तो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है यहां पर आप लोग बताएंगे कि ये जो कंटिन्यूअस जो वेरिएशन है, क्या बताया मैंने, कंटिन्यूअस वेरिएशन ये किसका परिणाम है, ये परिणाम है बच्चों क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को ही क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, पुनर्योजन कह दीजिए या जीन विनिमय कह दीजिए। जीन विनिमय के कारण आपके क्या डेवलप होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन है ये हर ऑर्गेनिज्म में, यही वो वेरिएशन है जिनके कारण हम अपने माता पिता के जैसे हूबहू नहीं हो पाते। आपको पता है कि मेल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल में जब ओवम का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस जब होगा तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि साहब क्रॉसिंग ओवर कब होता है। हम सब जानते हैं मियोसिस के अंदर घुस जाए तो मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट के अंदर घुस जाए, मियोसिस फर्स्ट के अंदर घुस जाए तो हमें यहां पर क्या नजर आता है, प्रोफेज फर्स्ट। आप लोग सब जानते हैं मियोसिस दो प्रकार का, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम भी दो प्रकार का, सॉरी क्या नाम है, चार प्रकार की फेज देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब फेजेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिज्जत पापड़ डीडी सर को बहुत पसंद है, ये सीक्वेंस आप लोगों से आरपीएससी के अंदर परीक्षाओं के सवालों में बहुत बार पूछी गई है, पूछी जाती है, पूछी जाएगी। क्या क्या नाम है बोलो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो, मजा नहीं आया यार। लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हो सकता है कि एक कान बिल्कुल पैक है तो इसमें पता नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी से पता लग रहा है अभी तक, 10 दिन बाद में पता लगेगा इसे। तो यहां पर क्या बताएंगे, लैक्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 आपकी सब फेजेज हैं। और इन 5 सब फेजेज में जो पेकाइटिन होता है, कौन सा बताया जी, पेकाइटिन। इस पेकाइटिन के अंदर बच्चों दिमाग में रखेंगे कौन सी क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की क्रिया देखने को मिलती है। तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पेकाइटिन में। अब बात करते हैं कि साहब क्रॉसिंग ओवर क्या है, जीन विनिमय क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। अगर इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे मेल है और फीमेल, मान लीजिए कि ये मेल का 1 नंबर का क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए फीमेल का 1 नंबर का क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये मेल का 1 नंबर का क्रोमोसोम है और मान लीजिए ये फीमेल का कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2, ये 2। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, देखिए ये आपस में क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। इनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब यह है कि ये क्रोमोसोम आकारिकी, संरचना एवं आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में और जेनेटिकली रूप से ये आपस में कैसे मिलेंगे बच्चों, समान मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में और जेनेटिकली रूप से सिमिलर हो। मतलब अगर सपोज करो इस लोकस पर कोई जीन ए पाई जाती है तो इस लोकस पर भी जीन जो है वो ए ही पाई जाएगी। वो अलग बात है कि मान लीजिए यहां डोमिनेंट है तो यहां रिसेसिव हो सकती है, यह भी हो सकता है कि यहां रिसेसिव है तो वो यहां पर कैसी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है। यह भी हो सकता है दोनों पर रिसेसिव हो, यह भी हो सकता है दोनों पर कैसी हो, डोमिनेंट। मतलब जीन की जो पोजीशन है, लोकस की जो पोजीशन है, वो दोनों क्रोमोसोम पर सेम मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो एलील की पोजीशन अगर दोनों क्रोमोसोम पर सेम आ रही है, इसका मतलब कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी को कहते हैं जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, आनुवंशिक रूप से समान का मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो जीन है वो समान रूप से उपस्थित है। जैसे 17 नंबर का क्रोमोसोम है, उस पर टी के जीन पाई जाती है, थाइमिडीन काइनेज की जीन मेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी उसी लोकस के ऊपर थाइमिडीन काइनेज की जीन पाई जाएगी। हंटिंगटन जो कि एक डोमिनेंट एलील के कारण होने वाला डिसऑर्डर है, इसकी जीन 4 नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है मेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी कहां पर प्रेजेंट होगी, 4 नंबर पर प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है ना। तो ऐसे क्रोमोसोम जो आकारिकी और आनुवंशिकी में समान हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अभी मैंने ये तो वैसे एक क्रोमोसोम नहीं है, ये क्रोमेटिड बनाया है। क्रोमोसोम अगर मुझे बनाना हो तो मुझे भैया ये स्थिति बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा, ये स्थिति बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का जोड़ा है। एक जोड़े के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 2, 1 और 2। अच्छा जी, एक जो होमोलोगस पेयर है उसमें कुल कितने क्रोमेटिड है, तब आप लोग बताएंगे 1, 2, 3 और 4। कितने क्रोमेटिड है, 4। एक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, ये सेंट्रोमियर हो गई जी, 1 और 2। अच्छा जी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें मोनिका बताओ कितने काइनेटोकोर होते हैं।
कितने होते हैं काइनेटोकोर? नंबर ऑफ काइनेटोकोर 4। कैसे? इसको कहते हैं 2 मिनट लगाना है। हाँ जी, कितने होते हैं? गलत। एक सेंट्रोमियर 2 काइनेटोकोर से मिलकर बना होता है। अगर आप लोगों ने सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं लाए, एक सेंट्रोमियर में कितने काइनेटोकोर होते हैं बच्चों? 2। अगर 2 काइनेटोकोर है तो यहां पर कितने सेंट्रोमियर है? आंसर उसका सही था। परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव आता तो उसको पूरे नंबर मिलते। वो बात एक अलग है कि भाई अपने को कोई बात नहीं, कंसेप्ट अब सीख लो। एक सेंट्रोमियर में कितने काइनेटोकोर होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। होमोलोगस पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। क्रोमेटिड कितने होंगे? 4। सेंट्रोमियर कितने होंगे? 2। काइनेटोकोर कितने होंगे? ये सवाल हो गए, परीक्षाओं के सवाल ऐसे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब मैं क्रॉसिंग ओवर बताता हूं कि भाई क्रॉसिंग ओवर जो है वो कैसे होता है। देखिए, हम लोग क्रॉसिंग ओवर को देख लेते हैं एक बार। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये क्रॉसिंग ओवर, ये लिखो यार, तुम थोड़ी स्पीड रखो साथ साथ में, है ना। तुम्हारी स्पीड के चक्कर में 7 महीने लगेंगे, नहीं मैं तो 4 महीने में करा दूं। अब तुम्हारे में से कोई सवाल पूछेगा ना कि सर कितने महीने में कोर्स होगा, तब मेरा सवाल का आंसर यही होगा कि आप कितनी जल्दी लिख सकते हैं। तुम लोगों को बोलो कि लिखो तब तो लिखते हो, बोलो रुक जाओ तब रुक जाते हो। तो एक रिमोट रखना पड़ेगा यार। हो गया क्या भाई? हाँ, अब देखिए आप लोग, देखिए ये जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए क्रोमोसोम बनाया, और ये मान लीजिए साहब यहां पर क्या हो गया? सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम हमने ये बना दिया, ठीक है। मान लीजिए ये मेल का क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए ये फीमेल का, ये मेल का 1 नंबर का, ये फीमेल का 1 नंबर का। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएंगे बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए इनके बीच में यहां पर ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। यहां पर इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। कौन सी क्रिया होगी जी इनके बीच में? क्रॉस, ये सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्रॉसिंग ओवर करता है। कौन सी क्रिया करेगा? जीन विनिमय। कौन सी क्रिया होती है यहां पर? जीन विनिमय की क्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में जीन विनिमय में क्या होता है? यहां पर गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। मतलब लाल वाला कहेगा काले वाले से कि तू मेरा लाल वाला थोड़ा सा भाग ले जा, तेरा काले वाला मेरे को दे दे। मतलब मेरी कुछ जीन तेरे पास चली जाए, तेरी कुछ जीन मेरे पास आ जाए, तो क्या डेवलप हो जाएंगे? क्रॉसिंग ओवर।
और क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो बच्चों याद रखना क्या आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, जेनेटिक वेरिएशन। आनुवंशिक जो विभिन्नताएं जो आती हैं, आनुवंशिक जो विभिन्नताएं आती हैं वो किसके कारण आती हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण। और क्या हुआ यहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यहां पर जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ये यहां पर जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। और ये एक्सचेंज पॉइंट डेवलप हो जाते हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हो आगे जाकर, काइजमेटा। तो काइजमेटा कहां पर दिखाई देता है, डिप्लोटीन में, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो गया इनके बीच में, ये जेनेटिक मटेरियल का क्या देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज। तो एक्चुअली में होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक और चीज इधर एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। लेकिन ये क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो नॉन सिस्टर, अब देखिए परिभाषा क्या बन जाती है, एक सेकंड के लिए मेरी तरफ ध्यान दे लीजिए। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। अब ये बना लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। अब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे टीचर की व्यवस्था कर दी उन्होंने साइकोलॉजी में। मैंने बात की थी सर से एक बार, देव सिंह दागाई जी, दिलसन सर से मेरी बातचीत हुई थी। मैंने कहा यार आप आ जाओ, बच्चों को फायदा हो जाएगा। हाँ बहुत सर, डायनामिक टीचर इन साइकोलॉजी, बहुत शानदार टीचर है। सीकर मतलब, हाँ सीकर मकान बना लिया ना अभी उन्होंने, वो इनॉग्रेशन भी किया था। अब बुलाया था, मैं तो जा नहीं पाया था। बागो कोई पाठ भी करवाए थे उन्होंने, दीपावली के पहले ही तो किया था। व्यक्ति भी बड़े सौम्य सरल स्वभाव के हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, डांटने डपटने वाला। अब तो बहुत कम डांट दिया है, बाकी मोनिका तो, तूने डांट नहीं खाई क्या? बाकी ऐसा है कि जिसने डांट जितनी ज्यादा खाई ना, उसका कल्याण हो जाता है। मतलब कल्याण करने के लिए तो डांट भी खा लेंगे है? इतना नहीं डांटते। फोटो खींचते क्या बिना कैमरे के? अभी मैंने खींची नहीं शायद, अभी तुम्हारी क्लास में किसी की खींची नहीं है। हो गया क्या? हमारे टाइम में तो क्या होता था कि बिना इज्जत वाले स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको कोई आगे खींच जाता था, रबड़ की तरह बता के चला जाता था। अब सारे स्टूडेंट इज्जत वाले आते हैं।
इसलिए बहुत सोच समझ के कहना पड़ता है। क्लियर हो गया भाई सबको अच्छे से? तो अब परिभाषा लिख लीजिए, जीन विनिमय की परिभाषा क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिख लीजिए। समजात यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। जीन विनिमय या पुनर्योजन कहलाता है। लिख लिया सबने? क्या कहलाता है? जीन विनिमय या क्या कहलाएगा बच्चों? पुनर्योजन कहलाता है। तो देखिए यहां पर हम लोग ये चीज को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। क्या कि जीन विनिमय सबको समझ में आ गया, क्रॉसिंग ओवर क्या है। एक शब्द और लिख लीजिए, ट्रांसलोकेशन। जीन विनिमय और लिंकेज पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना, डेफिनेशन के ऊपर। अब आप लिखिए एक परिभाषा और लिख लीजिए, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वैसे तो म्यूटेशन है, लेकिन इसकी परिभाषा यही लिख लीजिए, ट्रांसलोकेशन। लिखिए ट्रांसलोकेशन में, इसमें लिखो असमजात। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? असमजात, नॉन होमोलोगस। इसमें क्या लिखेंगे? नॉन होमोलोगस, असमजात गुणसूत्रों के, असमजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का, के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यह आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन में डेफिनेशन पूछी गई थी, अभी नहीं, पहले वाले एग्जाम्स में। किसकी? ट्रांसलोकेशन की परिभाषा के ऊपर, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में रहे ट्रांसलोकेशन क्या होता है। आपको यह भी पता लग गया कि क्या नाम है, क्रॉसिंग ओवर। अब मेजर डिफरेंस, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ये किसके अंदर होता है? नॉन होमोलोगस। अब ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल बताता हूं आपको। 8 नंबर का क्रोमोसोम है और एक 14 नंबर का क्रोमोसोम है। 8 नंबर के क्रोमोसोम का कुछ भाग टूटकर 14 नंबर पर जाकर जुड़ जाता है, बुर्किट लिम्फोमा, कैंसर हो जाता है। क्या हो गया? बुर्किट लिम्फोमा, कैंसर। 9 नंबर क्रोमोसोम का कुछ भाग टूटकर 22 नंबर के ऊपर जाकर जुड़ जाता है, क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या हो गया? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलेजिनस ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर हो गया। बैठे बिठाए गले में आफत आ गई। आपने तो कुछ नहीं किया, न बीड़ी पी, न सिगरेट पिया, न कुछ धुआं उड़ाया, न कुछ किया, और साहब कैंसर आ गया म्यूटेशन के कारण, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या बताया? 8 नंबर एंड 14 नंबर के बीच में बुर्किट लिम्फोमा,
अभी तो एक ही लिख लो, फिर आगे और डिस्कस कर लेंगे। बुर्किट लिम्फोमा जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तब भी कुछ पढ़ेंगे। 8 नंबर और 14 नंबर के बीच में ये ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है। और हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हर इंडिविजुअल में हर जगह देखने को मिलती है, जहां जहां गैमेट बनते हैं, जहां जहां मियोसिस होगा वहां सब जगह कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं शायद यहां तक की बातें आपको सबको समझ में आ गई। अब आता है ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इस पर इवोल्यूशन में सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या आता है वो सुन लीजिए, और कई बार पूछा भी जा चुका है। जाति उत्पत्ति का कारण है। सवाल कैसे आता है? जाति उत्पत्ति का कारण है। कायिक विभिन्नताएं, सतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तो कर दोगे असतत विभिन्नताएं, अब तो कर दोगे, अब पता लग गया। असतत विभिन्नताएं जो हैं इन्हीं को म्यूटेशन कहते हैं। असतत विभिन्नताएं एक तो नेचर में बहुत रेयर देखने को मिलती है। रेयर का मतलब ये दुर्लभ है, बहुत कम। इनकी फ्रीक्वेंसी तो रेगुलर है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इनकी फ्रीक्वेंसी पाए जाने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत 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 कम होती है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। और इस उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन। जातियों का निर्माण नहीं होता, जातियों की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। स्पेशिएशन की सही परिभाषा क्या होती है? आरएस बॉटनी में सवाल पूछा गया था। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, क्या बोलेंगे? स्पेशिएशन। ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज क्या बोलेंगे बच्चों? इसको स्पेशिएशन कहेंगे। इसको जाति उद्भवन, जाति उद्भवन। पर यदि कोई आपसे इसकी परिभाषा पूछेगा तो अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, स्पेशिएशन। आपको कभी जाति उद्भवन, क्योंकि इसका तो तोड़ आप निकाल लोगे तो जाति उत्पत्ति, संधि विच्छेद कर लोगे तो वो संधि विच्छेद करने का मौका आपको एग्जाम में नहीं देगा। क्लियर सबको ये? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मिटा दो इसको। आइए साहब, थोड़ा मॉर्गन को देख लेते हैं। मॉर्गन जो है, इसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब जेनेटिक्स के अंदर प्रायोगिक जो आनुवंशिक विज्ञान है उसके जनक किसको कहा गया? मॉर्गन को। क्यों? मॉर्गन को फ्लाईमैन के नाम से भी जानते हैं। फ्लाईमैन उड़ने वाला नहीं था, काम किस पर किया था इन्होंने? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? फ्रूट फ्लाई, या क्या कहेंगे? फल मक्खी।
तो फ्लाईमैन मॉर्गन, इसने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। इन्होंने क्या क्या बताया? अब इनके नाम कई चीजों के कैरेक्टर हैं। जीन कंसेप्ट यानी जीन थ्योरी, लिंकेज, लिंकेज थ्योरी, सहलगनता, सहलगनता सिद्धांत, जीन सिद्धांत, और क्रॉसिंग अवर, जीन विनिमय शब्द भी इसी ने दिया था, क्रॉसिंग अवर, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सुना है क्या कभी नाम क्रिस क्रॉस है, जिसका उपयोग आप लोग खूब करते हो? ओहो, पोते की शक्ल तो भैया इसके नाने से, नाना से मिलती है, नानी से मिलती है, नानी की जैसी नाक है इसकी, है? ओ दोइती, ओहो इसकी तो क्या नाम है, इसकी दादी की जैसी आंखें हैं। क्यों दोइते की हो जाएगी? क्यों, नानी के कैरेक्टर नहीं आएंगे क्या दोइती में? हाँ वो, अब हाँ पोती का नानी में, पोती का नानी में नहीं, पोती का नानी में कैसे? नहीं कब बताया था? नहीं नहीं, मैं बताऊं क्या होता है। देखो, ग्रैंडफादर है, इसका डॉटर में आएगा, और डॉटर से फिर ये ग्रैंड सन, मतलब ये क्या हो गया यहां पर? नाना, और ये क्या हो गया? दोइता, ठीक है। और इधर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से क्या हो गया? सन, और सन से क्या हो गया? ग्रैंड डॉटर, यानी कि यहां पर दादी और पोती का मिलाप होगा, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो जीन थ्योरी, लिंकेज, लिंकेज थ्योरी, क्रिस क्रॉस ओवर, क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी, इन सब टर्मिनोलॉजी के जनक एक ही हैं, अपने फ्लाईमैन मॉर्गन। एक साथ याद रख लो सबको, ये जितनी भी टर्म थी, ये सारी की सारी टर्म का क्रेडिट किसको जाता है जी? मॉर्गन को जाता है। इन सब के बारे में मॉर्गन ने बताया। कोई पूछे कि जीन विनिमय शब्द किसने दिया? मॉर्गन ने। सहलगनता किसने दिया? मॉर्गन ने। सहलगनता सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने। क्रिस क्रॉस किसने बताया? मॉर्गन ने। क्रिस क्रॉस के सबसे बढ़िया उदाहरण हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर या पेडिग्री पढ़ते हैं तो पेडिग्री में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहां पर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आगे मॉर्गन हो गया। मॉर्गन के बाद में हम लोग बात करते हैं अच्छा, मेंडल ने सबसे पहले कौन से पौधे पर अपने प्रयोग किए हैं? मेंडल ने सबसे पहले अपने प्रयोग किस पर किए? क्या? पाइसम सटाइवम, क्योंकि एक ही नाम सुना है, दूसरा सुना ही नहीं। सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट मेंडल ने हिरेशियम प्लांट के ऊपर किए थे। यह सवाल आरपीएससी का कोई उद्योग का एग्जाम था जिसमें पूछा गया था, उसमें मटर भी दिया हुआ था। और मेरे को आज भी याद आता है कि वो कोई फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा था, पता नहीं काय का बैच चल रहा था, उसमें कोई बच्चा लेकर आया था उद्योग का, सर की उद्योग की परीक्षा देकर आया हूं। मैंने कहा अच्छा भाई कौन सा उद्योग? कि साहब ये बायोलॉजी के सवाल आए, ये बताओ। तो उसने मेरे को सवाल दिखाया और मैंने देखा उसमें कि मेंडल ने सर्वप्रथम अपना कार्य किया था, तो उसने भी वही पाइसम सटाइवम को टिक रखा, मटर को। गलत। सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट किए थे हिरेशियम के ऊपर। और वो लाइन जो थी वो मुझे याद आता है, उस समय
कोई सेकंड ग्रेड का बैच था और एक फर्स्ट ग्रेड में भी लिखवाया था मैंने बच्चों को, और उसके थोड़े से दिन बाद में वो परीक्षा हुई और उसमें भी यूं का यूं सवाल पूछ लिया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे ही आ जाते हैं जिनका यूं पता नहीं होता कि आ जाएगा क्या, आ जाते हैं। तो आप लोग अब जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में बात करते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका बर्थ और डेथ 20 जुलाई 1822, डेथ 6 जनवरी 1884। इन्होंने अपने प्रयोग सबसे पहले तो किस पर किए थे? इन्होंने अपने प्रयोग किए थे हीरेशियम पर। उसके बाद में इन्होंने प्रयोग किए अपने किस पर? पाइसम सटाइवम पर। पाइसम सटाइवम, गार्डन पी, मटर, उद्यान मटर। हीरेशियम याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? हीरेशियम पर ये हीरेशियम पर रिजल्ट नहीं आए, इसलिए इसकी फाइल बंद कर दी और नई फाइल खोल ली। किसकी? और भी प्लांट लिए थे, पर बाद में एक्सपेरिमेंट पर रिजल्ट जिसमें आए वो कौन सा था? पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपना वर्क जो है वो 1856 से लेकर और 1863 तक, यानी कि लगभग 7 वर्ष अपने जीवन के। मैंने एक चीज नोट की, हाँ, अरे इसको ठीक कर लो। कई जगह पर 1857, एनसीईआरटी में 1856 दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के कोडिंग कर लो, इसको 1856 कर लो आप इसको, है ना। बाकी तुम्हारे नेट में तो कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन ये कोई इनके पूछ ले गलती से तो बात एक अलग है, तो वो फिर एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं। 1856 से 1863 तक, और 1865-66 में इन्होंने अपना वर्क क्या किया? पब्लिश्ड किया। इनका वर्क क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादपों पर संकरण के प्रयोग। पादपों पर संकरण के प्रयोग। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जॉन ग्रेगर मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, डेथ 6 जनवरी 1884 को। मूलतः ये क्या था? वैसे एक चर्च में पादरी था, मॉन्क था, है ना। चर्च में क्या थे ये? पादरी। और कहां पर थे? ब्रून सिटी के अंदर। अच्छा, अब कुछ इनके जन्म वनम की भी बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ। एक गांव का नाम था सिलिसिया। सिलिसिया गांव का नाम था, ग्राम। शहर का नाम था हेजेंड्रॉफ। और देश का नाम क्या था जी? ऑस्ट्रिया। और अब आजकल इसको क्या बोलते हैं? चेकोस्लोवाकिया के नाम से चेंज हो गया नाम। ऑस्ट्रिया का नाम क्या हो गया? चेकोस, हाँ याद है, मतलब हिस्ट्री पढ़ते हो यार। सिलिसिया शहर का नाम था, हेजेंड्रॉफ। और जन्म जो है इसका कहां पर हुआ था? एक कारपेंटर के घर पर, एक बढ़ई के घर पर, एक खाती के घर पर इसका जन्म हुआ था। नोट कर लीजिए।
आईएमपी लगाकर एक लाइन और लिख लेंगे, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। 3 साइंटिस्ट के नाम आप लोग दिमाग में रखेंगे, कौन कौन से थे? हुगो डीवरीज और कार्ल सेमार्क। कौन कौन थे? वेरी गुड, हुगो डीवरीज। ये जो था, ये कौन से सन में हुई थी रीडिस्कवरी? ये भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है 1900 के अंदर, ठीक है ना। 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज 1900 में। हुगो डीवरीज और कौन था? हुगो डीवरीज कहां के थे? हॉलैंड। कहां के थे जी? ये हॉलैंड के थे। दूसरा कौन था? टी सेमाक। एक क्या था? सेमाक। सेमाक कहां के थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के। और एक और थे, कार्ल कॉरेंस। ये कहां के थे? जर्मनी। ये 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं हुगो डीवरीज, जैसे एक ने जियामेज पर काम किया था, एक ने आपका इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था। उसके बाद में धीरे धीरे ये अलग अलग इनके डाइवर्जेंस देखने को मिल गए। तो अपने दिमाग में यहां पर रखेंगे हुगो डीवरीज, सेमाक और एक क्या बताया मैंने आपको? कार्ल कॉरेंस। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का क्रेडिट इनको जाता है। लिख लिया सबने?